यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइन्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइन्स क्या होती है वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे एंगल्स क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल क्या होता है, और इससे रिलेटेड इनसे बनी हुई कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे, और उसकी बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो लाइन्स और एंगल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अगर ये चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी, इफ नहीं पता है तो वापस देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, है ना, ये इंपॉर्टेंट। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, कंटेन एवरी पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे वो लाइन सेगमेंट क्या? लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट है ना। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट दिख कैसा रहा, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर लाइन सेगमेंट दिया है तो लाइन सेगमेंट ए और बी, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट्स, है ना। इसके दोनों साइड क्या रहेगा? एंड पॉइंट रहेगा। के दोनों साइड क्या रहेगा? एंड पॉइंट्स रहेगा। ये दोनों साइड पॉइंट है, इसका मतलब क्या? पॉइंट है, इसका मतलब है इस लाइन को, है ना, ये जो सेगमेंट है इसको आप फर्दर और एक्सटेंड नहीं कर सकते और खींच नहीं सकते। तो अभी ये लाइन सेगमेंट दिख कैसी रही ये इंपॉर्टेंट है ना। ज्योमेट्री में आपको चीजें दिख कैसी रही ये इंपॉर्टेंट है, रादर देन आपको डेफिनेशन पता हो। अगर आप कहीं कहीं अगर डेफिनेशन रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए अपने लोकल भाषा में, है ना। तो डेफिनेशन वो बोलते हैं सिर्फ तुम मुझे समझो, ये नहीं कि डेफिनेशन तुम रटो। तो डेफिनेशन जो बोल रहा है उसे आप अपने भाषा में, अपने लोकल भाषा में समझोगे तो वो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिस रट्टू फायर मत करना। मोर ओवर ज्योमेट्री में जितनी चीज़ें आपको दिख रही है ना उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, जितनी चीज़ें आप देख सकते हो उतना ही आपको आसानी होगी सम सॉल्व करने में, है ना। तो लाइन सेगमेंट दिख कैसा रहा है? ए और बी है, जिसमें दोनों ही साइड में क्या है? पॉइंट है, जिसको बोलते हैं एंड पॉइंट्स। और ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप इस सेगमेंट को या फिर इस लाइन को और नहीं खींच सकते, है ना, और बड़ा नहीं कर सकते। ना इस साइड से खींच सकते हो ना इस साइड से खींच सकते हो। तो ये लाइन सेगमेंट को लिखते कैसा है? इसको लिखते हैं सेग ए बी। क्या लिखते हैं? सेग ए बी, और या फिर ए बी बार लिखते हैं, है ना। कोई कोई बुक में ए बी दिया हुआ है तो ए बी बार लिख दिया, बट हम लोग ज्यादातर यूज इसका करते हैं सेग ए बी का, ये समझा। तो दूसरा है रे। रे भी क्या है? रे भी ये पार्ट ऑफ द लाइन है, बट रे की खासियत क्या है? इट हैव द फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, बट नो एंडिंग पॉइंट। रे कैसा दिख रहा है? इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट इसके पास एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो एंडिंग पॉइंट नहीं है तो दूसरे साइड में दिख रहा होगा आपको एरो लगा है। एरो लगा है, इसका मतलब क्या होता है? इस साइड से आप इसको जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो, खींच सकते हो, है ना। बट पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब आप इसको इस साइड से तो खींच नहीं सकते, है ना। इस साइड से आप इसको बड़ा नहीं कर सकते। तो रे कैसा दिख रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है, जिसका एक साइड क्या है? फिक्स्ड है, दूसरा साइड आप उसको इनफाइनाइट तक खींच सकते, ये समझा। और ये रे आया कहाँ से? लाइट आपको पता रहेगा, है ना, लाइट रहेगा। तो जैसे अभी ये सन हो गया, तो सन से क्या निकलती है? लाइट निकलती है, और वो लाइट किस फॉर्म में रहती है? रे के फॉर्म में रहती है ना सन। तो जब ये लाइट यहाँ से निकलती है तो रे के फॉर्म में निकलती है, तो ऐसे निकलती है, ऐसे। तो ये रे टर्म यहीं से आया, ये समझा। यहाँ पर आपको सिर्फ नाम सुन के, रे नाम सुन के आपको ये पता होना चाहिए रे दिख कैसा रहा है, ये वाला, है ना। और रे को लिखते कैसा है? रे लिखते हैं आगे और उसके बाद ए बी लिख देते हैं, या फिर आप इसको ए बी बार और ये एरो लगाते हो। ये एरो बता रहा है कि ये एक डायरेक्शन में मूव हो सकता है ना। लाइन ए से लेके बी तक, जहाँ पर पॉइंट बी है वहां से आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो, खींच सकते हो, है ना, ये समझा। अब तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, लाइन क्या होता है? लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। ये आपको पता रहेगा कि अगर कोई एक लाइन है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रहता है ना। जैसे आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसा ले लो, उसका ही कलेक्शन क्या होता है? लाइन होता है। तो एक लाइन में क्या होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होती है ना। ये वो बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रहना चाहिए। और अभी ये लाइन, ये आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेना, एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। आप इस, अगर जो लाइन है, लाइन के पास क्या रहती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रहते हैं। आप इस लाइन को दोनों डायरेक्शन में खींच सकते हो। अभी लाइन दिख कैसी रही है? लाइन के दोनों साइड क्या एरो है, मतलब इस जो ये लाइन है आप इसको दोनों साइड से खींच सकते हो। आप इस साइड से भी खींच सकते हो, आप इस साइड से भी खींच सकते हो। नो एंड पॉइंट, है ना, इसका एंड पॉइंट नहीं रहता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। आप कोई भी स्मॉल लेटर एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्सेट्रा कुछ भी यूज कर सकते हो इसको डिनोट करने के लिए, है ना। तो इसको लिखते कैसा? लाइन एल, ऐसा लाइन
L। ये समझा। अब दूसरी चीज हमारे पास आती है एंगल। तो एंगल क्या होता है? एंगल इज फॉर्म, एंगल कब बनता है? एंगल इज फॉर्म व्हेन द टू रे ओरिजिनेटेड मतलब पैदा होना, ओरिजिनेटेड मतलब पैदा होना, फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, कोई एक एंड पॉइंट है वहां से दो रे क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है, पैदा हो रही है, तो उसको आप एंगल बोलते हो। जैसे यहाँ पे ले लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एक एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट से यहाँ से दो रे निकल रही है, ये रे है ना, दो रे ए निकल रही है, ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है, यहाँ से एंगल फॉर्म होता है। और एंगल क्या है? ये वाला पार्ट, ये जो बीच का जो स्पेस है ये एंगल है, ठीक है। और जो रे मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड ए आर्म्स, जो रे एंगल बना रही है उसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड द एंड पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो एंड पॉइंट है आप इसको क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो वर्टेक्स, आप इसको वर्टेक्स बोलते हो। और ये जो रे है इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप सिंपली आर्म्स बोलते हो। इसको सिंपली आप आर्म्स बोलते हो, है ना। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ पता होना चाहिए कि एंगल दिख कैसा रहा है, ठीक है ना। आपको ये आर्म्स और ये वर्टेक्स नहीं याद रहेंगे तो भी चलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए ये एंगल दिख कैसे रहा है। एंगल कैसे दिख रहा है? एंगल के पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दो रे निकल रही है, ये से डाइवर्ज हो रही है, इसको बोलते हैं कि एक पॉइंट से दो रे डाइवर्ज हो रही है। ये समझा। अभी दूसरी बात, हाउ टू राइट ए एंगल। आप एंगल को लिखो कैसा है? एंगल दिख कैसा रहा ये तो देख लिया, बट एंगल को लिखना कैसा है? तो क्या लिखेंगे? ये एंगल का सिंबल है, एंगल का ये सिंबल है, एंगल ए ओ बी, है ना। आपने देखा रहेगा तो मैंने ये वर्टेक्स जो है वो बीच में लिखा है। जो वर्टेक्स रहेगा वो हमेशा बीच में आएगा। एक और तरीके से लिख सकते हो आप, बी को पहला लिख सकते हो, तो एंगल बी ओ ए। आप एंगल ए ओ बी लिख सकते हो या फिर एंगल बी ओ ए लिख सकते हो, है ना। ये दोनों राइट है। आपने दोनों में देखा रहेगा तो मैंने दोनों में यहाँ पे वर्टेक्स बीच में लिखा है, तो वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि यही एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बना रहा है। ये समझा। एंगल मेजर इन डिग्री, है ना। आप एंगल को किस में मेजर करते हो? आप एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर करते हो, है ना। ये जैसे आपके पास लेंथ है, जैसे लाइन में आपके पास लेंथ रहता है, तो लेंथ किस में रहता है? लेंथ रहता है मीटर में, रहता है सेंटीमीटर में, रहता है ना, इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर जो आप एंगल मेजर करते हो वो डिग्री में मेजर, जैसे वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे डिग्री, और एक और रेडियन करके होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे 11-12 में, बट अभी के लिए इतना समझो कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है। दूसरी बात, एंगल इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। आप एंगल को स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड पी क्यू एक्सेट्रा या फिर टीटा से डिनोट कर सकते। ये जो ए ओ बी है इसका एंगल कितना है? मैं इसका एंगल बोल सकता हूँ, इसका एंगल टीटा है। तो इसको लिखते कैसा? एंगल ए ओ बी क्या है? इसकी वैल्यू टीटा है ना। टीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। या फिर आप इसको एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, पी बी क्यू बी, है ना। यहाँ पे डिग्री ऊपर डाल सकते हो, टीटा डिग्री। ये समझा, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल दिख कैसा रहा है ना। डेफिनेशन ये भूल जाओ, ये नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा कि एंगल इज फॉर्म व्हेन द टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। सिर्फ आपको एंगल दिख कैसा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आज के बाद जब भी आप वर्ड सुनोगे एंगल, आपके दिमाग में तुरंत ये फिगर आना चाहिए कि एंगल दिख कैसा रहा है। एंगल ऐसा कुछ दिख रहा है, इसकी वैल्यू थीटा। ये समझा। और एंगल को लिखते कैसा वो बता दिया आप लोगों को। और एंगल मेजर किस में हो रहा है? डिग्री में, है ना। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल कैसे पढ़ेंगे? वो जो थीटा की वैल्यू है ना, जो एंगल की वैल्यू है, उसको हम लोग वेरी करते जाएंगे, उसको अलग अलग लेते जाएंगे, तो उसमें अलग अलग वैल्यू पर हम लोग ने उस एंगल को एक नाम दे दिया है ना। सिंपल, सिर्फ एंगल को बदल रहे और उस एंगल को बदलने के बाद उसको एक नाम दे दिया है, ठीक है। पहला क्या आता है? पहला आता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ये एंगल है लेस देन 90, जो एंगल लेस देन 90 होगा आप उसे एक्यूट एंगल बोलोगे। लेस एंगल लेस देन 90 मतलब क्या होता है? मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होनी चाहिए, है ना। जब मैंने एंगल बताया था तो आपको एंगल ऐसे दिखता है, एंगल ऐसे कुछ दिखता है, और ये एंगल की वैल्यू क्या है? थीटा बोली थी मैंने। तो थीटा जब जब लेस देन 90 होगा तो
उस एंगल को आप हमेशा एक्यूट बोलोगे, है ना। एक्यूट मतलब एक्यूट कौन होता है, बच्चे लोग होते हैं, और बच्चे लोग कैसे रहते हैं, छोटे रहते हैं, है ना। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो लेस देन 90 हो, है ना। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे चलकर भी काम आएगा। जितना जल्दी आप सीख लोगे आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। दूसरा क्या है, राइट एंगल, एंगल एट 90 डिग्री, जिसका एंगल क्या हो 90 डिग्री पर हो। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू 90 हो। और राइट एंगल ट्रायंगल दिखता कैसे, ऐसे। ये क्या है, ये वर्टेक्स है और ये दोनों रे है। तो दोनों रे ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में 90 एंगल मिल रहा है। तो आपको पता रहना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल दिख कैसा रहा है, ऐसा दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों रे के बीच में एंगल कितना है, 90, है ना। और यहाँ पे ये लेस देन 90, ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी। ओके, फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, एंगल मोर देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है, ऐसे सब एंगल को आप क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलोगे। तो यहाँ पे क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला ये वाली लाइन क्या है, 90 डिग्री वाली है ना। तो 90 डिग्री से जब भी ज्यादा होगा तो आप उस एंगल को क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस। तो ये एंगल है ना, यहाँ पर ये वर्टेक्स है और ये दोनों रे है। तो ये वाला एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल मोर देन 90, यहाँ तक 90 होता है, ये मोर देन 90 है। जो एंगल मोर देन 90 होगा उस एंगल को आप क्या बोलोगे, उस एंगल को आप ऑब्ट्यूस एंगल बोलोगे, है ना। यहाँ से समझा। ये तीनों है ना आपस में भाई भाई करके, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल जो कि एंगल 90 डिग्री पे होगा, जब भी 90 से छोटा होगा आप उसे बोलोगे एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा होगा आप उसे बोलोगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब फोर्थ वाला स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल। तो एंगल एट 180 डिग्री, ऐसा एंगल जब जब एंगल क्या होगा 180 डिग्री पे होगा, इसका मतलब क्या होता है, जब जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ये वर्टेक्स है, यहाँ पर एक रे है, ये दूसरा रे है। तो स्ट्रेट एंगल सीधा एंगल, ये ऐसा एंगल 180 डिग्री होता है यहाँ से, है ना। ये 90 है, ये वाला पार्ट 90 होता है। तो ये 90 टोटल 180 हो गया। तो स्ट्रेट एंगल कैसे दिखता है ये इंपॉर्टेंट है ना, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, ये समझा, है ना। आज के बाद जब भी वो स्ट्रेट एंगल आपको कोई बोले तो आपको पता रहना चाहिए स्ट्रेट एंगल दिखता कैसे है, ऐसे। इन दोनों के बीच में क्या होता है, 180 डिग्री होती है, ये समझा। अब फिफ्थ क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको पूछता है कि रिमूव द रिफ्लेक्स एंगल, है ना। वो आपको बोलेगा रिफ्लेक्स एंगल निकालो। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द 180 और 360, 180 और 360 के बीच में जो एंगल रहते हैं उन एंगल को आप रिफ्लेक्स एंगल बोलते हो। इसका मतलब होता है वो थीटा की वैल्यू जो 180 और 360 के बीच में रहे, ऐसे एंगल को आप रिफ्लेक्स बोलते हो। तो यहाँ पर ये वाला रे ले लिया है, अभी ये वाला 90 था, ये वाला 180 था। तो 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा जहाँ ये रे इधर आएगी 180 से ज़्यादा, तो ये वाला एंगल ये ना 80 है, ये 180 है। तो 180 से ज़्यादा यहाँ पर, यहाँ आ जाओगे तो ये 180 से ज़्यादा है। तो 180 से ज़्यादा तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, है ना। इसको नाम दे देते आपके कन्वीनियंस के लिए, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है ना। क्योंकि ये इसकी थीटा की वैल्यू जो एंगल एंगल ए ओ बी क्या है, ये मोर देन 180 है, ये ग्रेटर देन 180 है। और छोटा किससे, 360। ये आपको पता रहेगा कि अगर मैं ये पूरा का पूरा एक राउंड मारता हूँ, यहाँ पे कोई रे है, इस रे को मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। तो रोटेट कर रहा हूँ, अगर मैं ये रोटेट कर करके वापस यहाँ पर आ गया, तो ये जो पूरा कंप्लीट है इसको बोलते हैं वन रोटेशन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। ये समझा, 360। तो जब जब एंगल 180 और 360 के बीच में रहेगा उस एंगल को आप रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे, है ना। ये एंगल यहाँ पर भी आ गया होता तो भी रिफ्लेक्स होता, मोर देन 180 डिग्री यहाँ पर भी, है ना। यहाँ ये 180 से ज्यादा कहीं भी आ गया ना तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। और ये वाला पढ़ लेना। अभी अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूँ, या फिर मैं ये वाला एंगल ए ओ बी ये कैलकुलेट अंदर वाला कर लूँ, जैसे इसको नाम देते हैं एक्स, है ना। ये एक्स कैलकुलेट कर लूँ और 360 माइनस एक्स कर दूं, तो 360 ये क्या, पूरा एंगल माइनस ये छोटा वाला, तो ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। ये समझा, ये इंपॉर्टेंट है।
है ना। रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए दो तरीके, ये तो आप ये बाहर वाला पूरा बड़ा एंगल कैलकुलेट कर लो, या फिर आप ये छोटा वाला एंगल कैलकुलेट करके 360 से माइनस कर दो तो ये बड़ा वाला एंगल आ जाएगा, है ना। इसको सम्स में फॉर्मली देखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ जस्ट ऐसे बता दे रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं। दूसरी एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब सम ऑफ द टू एंगल, जब कोई भी दो एंगल का आप सम करो और मुझे 90 दे दे तो वो दो एंगल को आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे एग्जांपल ले लो, ये एंगल ए बी सी है और एंगल ई एफ जी है, तो मान लेते हैं एंगल ए बी सी की वैल्यू एक्स है, मान लेते हैं ई एफ जी की वैल्यू क्या है, वाई डिग्री है ना। तो जब जब मैं अगर इन दोनों एंगल को प्लस करूँ, एक्स प्लस वाई करूँ, अगर ये मुझे 90 के इक्वल दे दे, है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये समझा, सिंपल। तो अभी आप इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने के लिए ये लिख लो नोट, व्हेन यू आर राइट, व्हेन यू आर राइट, व्हेन यू आर राइट यू गेट कॉम्प्लीमेंट, यू गेट व्हेन यू आर राइट यू गेट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे राइट मतलब राइट एंगल और कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब जब आप राइट होते हैं तो यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब राइट एंगल है, तो राइट एंगल कितनी होता है, राइट एंगल 90 डिग्री पे होता है ना। तो सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल करोगे तो वो 90 डिग्री होगा। ऐसे दो एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। हाँ, दुनिया का कोई भी एंगल आप उठा लो, अगर उन दोनों को प्लस करने के बाद अगर वो मुझे 90 दे रहा है तो उन दोनों एंगल को आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, सिंपल। और इसको याद रखने के लिए कि व्हेन यू आर राइट यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट, और राइट मतलब राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। दूसरा आता है इसका भाई, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सम ऑफ टू एंगल। जब मैं दो एंगल का सम करूं और वो मुझे 180 डिग्री के इक्वल दे दे तो ऐसे दो एंगल को क्या बोलूंगा, मैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलूंगा। जैसे वापस एग्जांपल ले लो, एंगल ए बी सी मान लेते हैं ये एक्स है ना, डिग्री ले लो, और ये मान लेते हैं ई एफ जी ये वाई डिग्री है ना। जब मैं इन दोनों एंगल को अगर मैंने प्लस किया, एक्स प्लस वाई किया, अगर ये मुझे 180 डिग्री के इक्वल दे देते हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, है ना। हाँ, दुनिया का कोई भी एंगल आप उठा लो, उन दोनों एंगल को अगर आप प्लस करो और वो प्लस करने के बाद मुझे 180 डिग्री दे देते हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये समझा। और इसको याद रखने के लिए ये याद रख लो, एज फॉर सप्लीमेंट्री, एज फॉर सप्लीमेंट्री और एज फॉर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री रहता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल रहता है ना। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, सप्लीमेंट्री एस फोर सप्लीमेंट्री, एस फोर स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का रहता है। तो जब मैं दो एंगल को प्लस करूँ तो मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए, तो ऐसे दो एंगल को आप सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा अभी। अब यहाँ पे दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, है ना। ये इंपॉर्टेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल को आप अगर बोलना चाहो तो आप इसको हिंदी में बोलते हो सटा हुआ एंगल। क्या बोलते हो, सटा, सटा हुआ, है ना, सटा हुआ। तो एडजेसेंट मतलब सटा हुआ होता है। तो ऐसे दो एंगल जो आपस में सटे हुए हो उस एंगल को आप क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं आजू बाजू वाला एंगल। क्या बोलते हैं, आजू बाजू, है ना, आजू बाजू। ऐसे एंगल जो आजू बाजू हो, ये समझा। तो अभी इसको ही मैथमेटिकली क्या कैसा बोला गया है ना, इस आजू बाजू को ही मैथमेटिकली ऐसा बोला गया है, टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट। दो एंगल को आप एडजेसेंट कब बोलोगे, इफ दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, उन लोग के पास क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, एंड कॉमन आर्म्स हो, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड में रहना चाहिए। जैसे ये ले लो, ये दोनों एंगल है ना। अभी मैं इन दोनों, ये दोनों आजू बाजू में है ना, आजू बाजू में। तो अभी डेफिनेशन देखना मैं कैसे बताता हूँ। टू एंगल इज सेड टू बी एडजेसेंट, है ना। ये दोनों एंगल, ये एक एंगल है
ये एक दूसरा एंगल है ना, ये दोनों एंगल के आजू बाजू है। तो टू एंगल इज सेड टू बी एडजेसेंट इफ कॉमन वर्टेक्स, तो इन दोनों एंगल के पास एक कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला है ना, पहली बात तो सच हो गई ना। इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स है एंड द कॉमन आर्म्स, ये दोनों एंगल, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ ए, ये दोनों एंगल के पास एक कॉमन आर्म है ना, इसको बोलते हैं आर्म। तो ये क्या कॉमन आर्म है, इसमें क्या है, ये कॉमन आर्म है, ये दोनों एंगल में क्या कॉमन आर्म है। तो एक कॉमन वर्टेक्स एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म हो है ना, नॉन कॉमन आर्म क्या, ये वाला ओ सी और ओ ए, ये क्या नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ये कॉमन नहीं है। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या रहना चाहिए, कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड रहना चाहिए, जो कि है एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक दूसरे साइड है ना। तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल। आपको यहाँ ये वाली पूरी की पूरी ये महाभारत नहीं याद रखनी है, अगर आप लोग याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो आप सिर्फ आजू बाजू एंगल क्या होता है ये समझ लो, इससे आपका काम हो जाएगा। आजू बाजू मतलब आपको पता रहेगा ना, आजू बाजू है ना, ये है, इसके बाजू वाला एंगल क्या, ये वाला है, जस्ट बाजू वाला एंगल है ना। अगर ये x डिग्री है, ये y डिग्री है ना, तो ये वाला x डिग्री वाला एंगल, एंगल COB, ये x डिग्री है, तो इसके बाजू वाला एंगल कौन सा है, BOA, जो कि y डिग्री है। ये समझा, आजू बाजू समझा क्या, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और एक क्वेश्चन ले लो, अभी भी आया है ना, इसकी वैल्यू y कुछ दी है ना, और यहाँ से मैंने एक एंगल बना दिया है ना, इसकी वैल्यू x दे दी है। क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है ना, नामकरण दे लेते हैं, BOA, इसको D ले लेते। तो क्या ये एंगल BOA, सुनना ध्यान से, एंगल BOA एंड एंगल DOA, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्या। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आजू बाजू वाले एंगल। तो आजू बाजू है क्या, एंगल BOA ये एंगल है, ये पूरा एक एंगल है, और एंगल DOA ये एक छोटा एंगल है ना। तो ये आजू बाजू है क्या, नहीं है ना, ये क्योंकि इसका DOA का बाजू वाला एंगल कौन सा है, ये वाला BOD, ये वाला है ना। बट यहाँ पर ये तो बोल रहा है ये वाला BOD, ये पूरा एंगल का बाजू वाला कोई एंगल है ही नहीं ना, ये तो ये वाला DOA इसके अंदर आ रहा है ना, अंदर जो आ रहा है उसको बाजू वाला बोलते हैं क्या, है ना। बाजू वाली किसको बोलते हैं, जो साइड में रहती है, हाँ अंदर नहीं, तो जो बाजू में रहती है उसको बोलते हैं बाजू वाला, है ना। आई होप आपको ये आजू बाजू समझा रहेगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या फिर आप इसको बोलते हैं एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन, क्या बोलते हैं, एंगल इन लीनियर पेयर बोलते हो। तो एंगल इन लीनियर पेयर क्या, इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट क्या बताया था, आजू बाजू वाला एंगल, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो दोज एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर। जो एडजेसेंट एंगल आपने देखा था आजू बाजू वाले एंगल को अगर मैं प्लस करूं, अगर वो मुझे 180 डिग्री के इक्वल दे दे, तो वो दोनों एंगल को क्या बोलोगे आप, एंगल इन लीनियर पेयर बोलोगे, है ना। जैसे यहाँ पर ले लो एंगल AOD, एंगल AOD की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर x ले लेते हैं, और एंगल BOD की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं y, है ना। तो आप देख रहे होगे कि x और y आपस में क्या है, आजू बाजू वाले एंगल है, तो ये क्या एडजेसेंट एंगल है ना। लीनियर पेयर में पहली शर्त ये है कि वो एडजेसेंट होना चाहिए, है ना। एडजेसेंट एंगल को आप प्लस करोगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हो एंगल इन लीनियर पेयर है ना। तो ये पहली कंडीशन है कि वो आजू बाजू होना चाहिए, तो ये आजू बाजू है ना। ये वाला एंगल, इसके बाजू वाला एंगल कौन सा, ये वाला। तो अगर मैं x प्लस वाई करूँ और ये मुझे 180 डिग्री दे दे, तो ये दोनों जो एंगल है ये क्या होंगे, एंगल इन लीनियर पेयर होंगे। ये समझा, इतना समझा रहेगा आप लोगों को, है ना। हाँ हाँ, सप्लीमेंट्री भी देखा था, सप्लीमेंट्री भी यही बोलता है, पर सप्लीमेंट्री क्या बोलता है, कोई भी दो एंगल उठा के लेके आओ। वो ये नहीं बोलता है कि आजू बाजू वाला एंगल होना चाहिए, वो बोलता है कोई भी दो एंगल उठा के लाओ, अगर उन दोनों एंगल को प्लस करो, अगर वो 180 डिग्री के इक्वल दे दे, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, सप्लीमेंट्री। बट यहाँ पर एंगल इन लीनियर पेयर में वो कोई भी एंगल नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप एडजेसेंट एंगल, कि आजू बाजू वाले एंगल को उठाओ और उनको अगर प्लस करो, अगर वो 180 डिग्री के इक्वल दे रहा है, तो ऐसे
जो एंगल रहेंगे, है ना, दोस एंगल, वो एंगल को आप क्या बोलोगे? एंगल इन लीनियर पेयर, है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल मिला के एक लाइन आपको देते थे, इसीलिए बोलते हैं एंगल इन लीनियर पेयर, है ना। आपको ये लाइन दे देगा, ये दोनों एंगल को मिला के आप करोगे तो ये आपको एक लाइन दे देगा, लाइन ए ओ बी, इसलिए बोलते हैं इसको एंगल इन लीनियर पेयर। ऐसे एंगल का जोड़ा जो एक लाइन दे दे, है ना, एंगल इन लीनियर पेयर। हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट द एंगल इन लीनियर पेयर, है ना, सम्स में आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंगल इन लीनियर पेयर यूज करना है। तो एंगल इन लीनियर पेयर को पहचानने के लिए ये देखना, जब भी लाइन पे रे होगा, क्या बोला मैंने? लाइन, जब भी लाइन पे रे होगा, लाइन पे रे आपको पता है, जब भी लाइन पे रे होगा तो आप क्या यूज करोगे? एंगल इन लीनियर पेयर, है ना, इसको बोलते हैं लाइन पे रे, लाइन पर रे, है ना। तो लाइन क्या बोलोगे आप? लाइन पे रे हुर्रे, क्या बोलोगे? लाइन पे रे हुर्रे। हाँ, जैसे ही बोलोगे लाइन पे रे हुर्रे, मतलब आपको एंगल इन लीनियर पेयर मिल गया, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और बात बोलोगे कि लाइन पे रे हुर्रे, तो मतलब क्या है? एंगल इन लीनियर पेयर है। तो एंगल इन लीनियर पेयर क्या बोलता है कि इन दोनों एंगल को प्लस करो तो मुझे 180 डिग्री दे देगा, है ना। ये वाले एंगल को प्लस करो और ये वाले एंगल को प्लस करो तो x प्लस वाई मुझे क्या दे देगा? 180 डिग्री दे देगा, क्योंकि ये एंगल इन लीनियर पेयर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो मैं बोलूँ आजू बाजू एंगल को प्लस करके 180 डिग्री, है ना, आजू बाजू, आजू प्लस बाजू इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इसको बोलते कैसा? इसको बोलते आजू बाजू 180 डिग्री। क्या बोलते हैं? आजू बाजू 180 डिग्री। ओके, ठीक है। अभी आप बोलोगे कैसा? आप बोलोगे, है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड द एंगल इन लीनियर पेयर है। पहला आप ये बोलोगे कि लाइन पर रे, क्या बोलोगे? लाइन पे रे हुर्रे। जब भी आपको लाइन पे रे दिख गई तो आप एंगल इन लीनियर पेयर लगाओगे, है ना। ये लाइन है, लाइन पे एक रे दिख जाएगी, क्योंकि लाइन पे जब रे दिख जाएगी ना तो आपको एडजेसेंट एंगल मिल जाएगा, ये मतलब है उसका, लाइन पे रे। तो जब भी आपको लाइन पे रे मिल जाएगी तो आप क्या बोलोगे? लाइन पे रे हुर्रे, आजू बाजू 180 डिग्री, ये वाला स्लोगन, है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये समझा? क्या बोलोगे आप? लाइन पे रे हुर्रे, मतलब आपको एंगल इन लीनियर पेयर मिल गया। उसके बाद क्या बोलोगे आप? तुरंत आजू बाजू 180 डिग्री। जब आजू बाजू एंगल को प्लस करोगे तो वो मुझे 180 डिग्री देता है। ये प्रॉपर्टी है एंगल इन लीनियर पेयर की, है ना, आजू बाजू 180 डिग्री। आई होप आपको ये समझा रहेगा, है ना। जो याद रखने वाली बात ये वाली है, लाइन पे रे हुर्रे, आजू बाजू 180 डिग्री, ये क्या? एंगल इन लीनियर पेयर है, यानी ये सम में फ्रीक्वेंटली आपको दिख जाएगा। ये फ्रीक्वेंटली हर एक सम में दिखेगा आपको, ये कि लाइन पे रे दिख रहा है तो आपको आजू बाजू 180 डिग्री यूज करना है। अब दूसरा आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को काटना, है ना। एक दूसरे को काटना उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। तो लाइन क्या होती है? वो लाइन जो एक दूसरे को काट रही है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ये वाला ले लो, है ना। ये लाइन, एक लाइन AC है और एक लाइन BD है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, कहाँ पर? पॉइंट O पर। तो यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स शेयर ए कॉमन पॉइंट, है ना। जब जब लाइन इंटरसेक्ट होगी तो एक कॉमन पॉइंट आएगा, जैसे आपको दिख भी रहेगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही तो एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। एंड दिस कॉमन पॉइंट, है ना, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो कॉमन पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरी क्या आती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग होगी तब तब वो लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। टू लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होंगी उनको क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्ट लाइन कभी भी नहीं मिलती, है ना, कभी भी नहीं मिलती अपने पूरे जीवन काल, पूरी जिंदगी, है ना। वो भले ही 7 जन्म क्यों ना ले ले, वो कभी नहीं मिलती हैं, ये बात गांठ बांध लेना। एंड दे ऑल्सो नोन एज पैरेलल लाइन, है ना। ऐसी लाइन जो कभी जिंदगी में नहीं मिलती आप उसे पैरेलल लाइन के नाम से भी बता सकते हो, है ना। जैसे रहता है ना, एक एक बच्चे का दो दो नाम रहता है, तो वैसे ही इसका भी वैसे ही कि नॉन इंटरसेक्टिंग एक नाम है और एक पैरेलल लाइन एक दूसरा नाम है। हाँ, नहीं नहीं, वो पेट नेम नहीं होता, निक नेम होता है।
तो आप ये मान सकते हो कि ये पैरेलल लाइन इसका निकनेम है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का निकनेम क्या है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की खास बात क्या है, दे ऑलवेज है सेम डिस्टेंस, है ना, दो लाइन आप पैरेलल बोल रहे हो तो उन दोनों के बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस रहेगा, है ना। जैसे ये ले लो, है ना, ये लाइन है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा ना, वो हमेशा सेम रहेगा। कहीं भी आप इन दोनों का डिस्टेंस मेजर कर लो, अगर ये 1 मीटर की डिस्टेंस है तो ये भी कितना रहेगा, 1 मीटर का डिस्टेंस ही रहेगा, है ना। थ्रू आउट पूरे जितना ये लाइन आप खींच सकते हो खींचो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा 1 मीटर ही रहेगा। अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हुआ ना, तो ये लाइन कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, और लाइन जब कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी तो वो लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ये समझा, है ना। थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो गया ना, 0.001 का भी डिफरेंस हो गया ना, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी लाइन, है ना। भले ही अब 1000-2000 किलोमीटर के बाद मिलेंगी, पर मिलेंगी जरूर। पैरेलल लाइन है तो इन दोनों लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा बीच में, है ना। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस नाम से ही हम लोग इसकी डेफिनेशन खोद के निकालेंगे, तो ध्यान देना। एंगल मतलब आपको पता है एंगल कैसे दिखता है, मैंने बताया था एंगल ऐसे कुछ दिखता है, इन जनरल एंगल ऐसे दिखता है ना। इसकी वैल्यू थीटा होती है, ये समझा। अपोजिट मतलब क्या होता है, सामने वाला, है ना। आपके अपोजिट कौन सा, वो सामने वाला, तो अपोजिट आपको पता है, अपोजिट। अभी यहाँ पे वर्टिकली का मतलब समझना, आप लोग वर्टिकली ये टर्म आपने पहले भी सुना रहेगा। वर्टिकली का यूजुअल मीनिंग होता है अप एंड डाउन, है ना। इसका यूजुअल मीनिंग होता है अप एंड डाउन, बट यहाँ पर इसका मीनिंग है कॉमन पॉइंट। क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है कॉमन पॉइंट। तो वर्टिकली का मतलब क्या है, इधर कॉमन पॉइंट है ना, नॉट यूजुअल मीनिंग अप एंड डाउन। तो अगर मैं अभी इसकी डेफिनेशन बताऊं कि क्या है, तो एंगल अपोजिट टू कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल अपोजिट टू, है ना, एंगल अपोजिट टू कॉमन कॉमन पॉइंट के अपोजिट वाला एंगल को आप क्या बोलते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या डेफिनेशन आपको याद रहेगी, है ना। एंगल मतलब तो एंगल ही होता है, अपोजिट मतलब सामने वाला, एंड वर्टिकली मतलब नॉट यूजुअली मीनिंग अप एंड डाउन, है ना। वर्टिकली का यूजुअली मीनिंग अप एंड डाउन होता है, बट यहाँ पे वर्टिकली का मीनिंग होता है कॉमन पॉइंट, है ना। तो कॉमन पॉइंट के अपोजिट वाला जो एंगल रहता है आप उसे वर्टिकली अपोजिट बोलते हो। तो अभी ये कॉमन पॉइंट कब आता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, अभी भी पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ले लो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ले लो, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कब होता है, व्हेन द टू लाइन ए बी और लाइन सी डी, है ना, टू लाइन बोलो या सेगमेंट बोलो, एक ही बात है, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट द पॉइंट ओ, तब क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। ये दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो कॉमन पॉइंट के अपोजिट वाला एंगल को आप क्या बोलते हो, वर्टिकली अपोजिट। तो कॉमन पॉइंट के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा एंगल कौन सा आएगा, दूसरा एंगल ये वाला होगा। दूसरा एंगल कौन सा रहेगा, दूसरा एंगल ये वाला रहेगा, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी। ये भी तो इस कॉमन पॉइंट के अपोजिट वाले एंगल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये समझा अभी, है ना। ये वाली डेफिनेशन याद रखना, इससे काम हो जाएगा आपका। तो अभी यहाँ पर, है ना, ये तो थियरी पार्ट हो गई। तो अभी क्वेश्चन में आपको कैसे समझेगा कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाना है, ठीक है। हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो जब व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तब आप सोचोगे किसके बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तब उसके पास एक कॉमन पॉइंट आएगा। और हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन क्या है, कॉमन पॉइंट के अपोजिट वाला जो एंगल रहेगा आप उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हो, है ना। ये समझा, है ना। फॉर द सम रीजन द स्टूडेंट दिस कॉल नॉट, दे डोंट कॉल इस वर्टिकली, दे कॉल इस हाफ टकली, है ना। आई डोंट नो व्हाई, बट दे टोल्ड मी सर वो फीलिंग नहीं आती वर्टिकली में, आधी टकली में फीलिंग आती है। मैं बोला जो भी हो डेफिनेशन याद करके रखना, दे कॉल आधी टकली,
आधी टकली अपोजिट एंगल। आई वाज लाइक ओके फॉर मी। अभी एक थियरम है जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल थियरम है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल थियरम। वो क्या बोलता है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे वो इक्वल रहेंगे। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आधी टकली एंगल होता है। तो ये क्या बोलता है, जो आधी टकली एंगल बना है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना है, वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ डी, पहले एंगल ए ओ सी ले लिया, ओ डी ठीक है, ये ले लो, एंगल ए ओ सी ले लो। एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल इस इक्वल टू ये वाले एंगल के है ना वर्टिकली, ये है वर्टिकली इसका, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो बी ओ डी इक्वल रहेगा। दूसरा एंगल, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये रहता है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये समझा, ये क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। अभी आपको पता चलेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम क्या बोल रहा है, कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। आई होप आप लोग ये लगा लोगे। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। आप एंगल को ऐड करते हो उसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। जैसे एंगल ए ओ बी हो गया, एंगल ए ओ बी ये एक एंगल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये एंगल, ये दो एंगल में बटा हुआ है, तो आप इसको एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी लिख सकते हो, प्लस एंगल बी ओ सी, है ना, क्योंकि ये एंगल एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अगर कहीं आपको ऐसा लिखा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, तो आप हमेशा इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एंगल को प्लस करोगे तो क्या आएगा, एंगल ए ओ बी आएगा, तो आप हमेशा इसको एंगल ए ओ बी लिख सकते हो। ये समझा, ये एंगल एडिशन प्रॉपर्टी है। एक्सियम नंबर 6.1 और एक्सियम नंबर 6.2, ये दोनों जो एक्सियम है ना, ये जो अपन ने पढ़ा है एंगल इन लीनियर पर, ये वही बोल रहे हैं, बस ये अलग से टेक्स्ट बुक में था तो मैंने ये डाल दिया। ये क्या बोलता है, इफ द रे इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन, है ना, वही बोल रहा है, रे इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट, सम ऑफ द आजू बाजू वाले एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री फॉर्म करेगा, है ना। तो जब भी लाइन पे रे होगा तो आजू बाजू 180 डिग्री होता है, ये पढ़ते आ रहे है ना। तो ये क्या एंगल इन लीनियर पेयर है। तो इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल आजू बाजू वाले एंगल अगर 180 डिग्री के इक्वल हुए तो वो क्या होगा, एंगल इन लीनियर पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि नॉन कॉमन आर्म, जो कि नॉन कॉमन आर्म्स है, वो क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये दिख रहा है आपको कि जब भी आजू बाजू इन दोनों एंगल को अगर मैं प्लस करूँ, अगर ये 180 डिग्री बनाएगा, ये बनाएगा, ये 180 डिग्री बनाएगा, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये नॉन कॉमन आर्म्स कौन सा, ये वाला ए ओ और ओ बी, तो ये ए ओ बी, ए ओ और ओ बी क्या करेंगे, ये एक लाइन को फॉर्म करेंगे, है ना। आपको ये लाइन दिख भी रहा होगा, लाइन का नाम क्या है, ए ओ और बी, तो लाइन ए ओ बी, है ना, ये लाइन को फॉर्म करेंगे जब जब आजू बाजू वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये समझा, है ना। फॉर ए ऑब्वियस रीजन दिस टू एक्सियम इज टुगेदर इज कॉल्ड ए लीनियर पेयर एक्सियम, है ना, एंगल इन लीनियर पेयर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।